हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। बच्चों, जैसे हम देखिए पढ़ रहे थे कार्बन एंड इस कंपाउंड का चैप्टर, जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है, जो एक एग्जाम बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, ये तो आप जानते ही होंगे कि कार्बन कंपाउंड सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है केमिस्ट्री का बोर्ड के एग्जाम के रिलेटेड। ठीक, तो यहां पे देखिए आज उसमें हम एक अपनी टॉपिक, एक अच्छी सी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है सम इंपॉर्टेंस कार्बन कंपाउंड। क्या नाम है? सम इंपॉर्टेंस कार्बन कंपाउंड। सम इंपॉर्टेंस कार्बन कंपाउंड का मतलब क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण कार्बन कंपाउंड। ठीक, अब यहां पे देखिए अगर हम उस कार्बन कंपाउंड, कौन से कार्बन कंपाउंड को हम पढ़ने वाले हैं, तो यहां पे हम पढ़ने वाले हैं एथेनॉल को। इथेनॉल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो एथेनॉल क्या है? एथेनॉल में यहां देखिए एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, अल्कोहल लगा हुआ है, और इसके अगर कॉमन नेम की बात करें तो इसे हम दूसरा नाम एक दे सकते हैं, एथिल अल्कोहल। क्या दे सकते हैं? एथिल अल्कोहल। ठीक, अब देखिए एथेनॉल के बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी यहां पर इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे हमें अच्छे से उसके बारे में नॉलेज हो जाएगा। ठीक, तो देखिए एथेनॉल के बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं कि एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, एथेनॉल को किस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां पे देखिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें है, तो ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एथेनॉल देखिए, एथेनॉल इज अ केमिकल कंपाउंड। ठीक, एथेनॉल एक केमिकल कंपाउंड है एंड इट्स केमिकल फार्मूला इज C2H6O। ठीक, इसका केमिकल फार्मूला C2H6O होता है। अब अगर इसके कुछ और हम फार्मूले की बात कर ले तो वो क्या होगा? इट्स फार्मूला कैन बी आल्सो रिटन एज CH3CH2OH। ठीक, यहां पे देखिए दो कार्बन है। कितने कार्बन हैं? दो कार्बन है, और यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी दो ही कार्बन हैं। ठीक, यहां पे अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन 6 हैं, यहां पे आप देखेंगे तो 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन यहां पर भी दिए हुए हैं। और ऑक्सीजन की बात करें हम तो यहां पर भी देखिए ऑक्सीजन 1 है, यहां पर भी ऑक्सीजन 1 ही है। ठीक, अब अगर इसका हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें अगर इसको, तो यहां पे C2H5OH लिख सकते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे C2 है, यहां पर भी C2 है, H6 है, 516 हुआ। ठीक, 516, यहां पर भी हाइड्रोजन 6 दिया हुआ है, ऑक्सीजन यहां पे 1 दिया हुआ है, यहां पर भी ऑक्सीजन 1 दिया हुआ है। और देखिए अगर एथेनॉल के फंक्शनल ग्रुप की बात करें, यहां पे हमने नहीं लिखा हुआ है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल होता है, जो और लिखा जाता है, इसलिए देखिए एथेनॉल यहां पे लिखा हुआ है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं यहां कुछ इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। तो चलिए, तो देखिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी एथेनॉल की। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात करें तो हम पहली फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे है, हमने लिख दिया है दोस्तों, इसलिए क्योंकि आपका समय ज़्यादा यहाँ पर वेस्ट ना हो। ठीक, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कंटेंट पा सकें। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पहली हमारी प्रॉपर्टी है, एथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्या है? एथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगर हिंदी में बात करें हम तो एथेनॉल हमारा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में होता है। ठीक, अब देखिए दूसरी अगर प्रॉपर्टी की बात करें हम यहाँ पे, तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी? एथेनॉल इज अ कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल। जो देखिए हमारे यहाँ मार्केट में अल्कोहल अवेलेबल हैं, वो कौन से अल्कोहल होते हैं? वो अल्कोहल यही एथेनॉल ही होता है। सिर्फ देखिए वैसे पीना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो भी लोग पीते हैं वो सिर्फ एथेनॉल को ही पी सकते हैं, या कोई भी अगर इंसान पीता है तो किसी अल्कोहल को, तो उसमें एथेनॉल होता ही है, और एथेनॉल ही पिया जा सकता है, और कोई अल्कोहल नहीं पिया जा सकता, जैसे मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ये सब नहीं पिया जा सकता, ये सब पीने योग्य नहीं होता है, सिर्फ यही होता है एथेनॉल। और अगर एथेनॉल की हम बात करें तो अगर आप देखिए, आप कहीं ना कहीं इसके स्मेल तो जरूर देखे होंगे। बताऊं मैं कहां देखे होंगे? जैसे देखिए अभी इस कोरोना काल में आपने जब सैनिटाइजर तो सभी लोग इस्तेमाल किए होंगे, जब भी सैनिटाइजर को आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें देखिए कुछ ना कुछ स्मेल आती है, तो वो स्मेल ही एथेनॉल की ही होती है, और उसमें अल्कोहल होते हैं, लेकिन उसमें एथेनॉल की भी मात्रा उसमें मिलाई जाती है, उसमें अल्कोहल पाया जाता है। तो आप लोग अल्कोहल से तो परिचित हो ही चुके हैं सब लोग इस कोरोना काल में। तो अब हम इसके और प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे इसकी है,
यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है, यहाँ पे एथेनॉल इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। अब देखिए अगर आप मीनिंग की बात करें, एथेनॉल इज आल्सो सॉल्युबल, एथेनॉल जो हमारा होता है वो सॉल्युबल होता है किसमें, पानी में, पानी में सॉल्युबल होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इन ऑल प्रोपोर्शन। ऑल प्रोपोर्शन का क्या मतलब है आप ये समझ लीजिए। ऑल प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि जैसे हम 10 ग्राम एथेनॉल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 10 ग्राम एथेनॉल, जैसे 10 मिलीलीटर एथेनॉल ले लेते हैं, ठीक, 10 मिलीलीटर एथेनॉल ले लिया और 100 मिलीलीटर 90 मिलीलीटर वाटर ले लिए। तो अगर हम दोनों को मिलाते हैं तो एथेनॉल में, पानी में एथेनॉल पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा। वो पता नहीं चलेगा कि, मतलब पता तो चलेगा एक तरीके से, लेकिन वो पूरी तरह डिसॉल्व हो जाएगा। तो अब देखिए ये इन ऑल प्रोपोर्शन का मतलब यही है कि किसी भी, कितने भी प्रोपोर्शन में वो रहे वो डिसॉल्व हो जाएगा। वो वाटर सॉल्युबल होता है, एथेनॉल अच्छे से उसमें सॉल्युबल हो जाएगा। अब देखिए चौथी प्रॉपर्टी हमारी, ये थर्ड प्रॉपर्टी पूरी हो गई, ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी पूरी हो गई। और अब फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे देखिए ये है कि एथेनॉल इज अ कलरलेस लिक्विड। एथेनॉल का कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस लिक्विड है, ठीक। लिक्विड कब है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, ठीक। एथेनॉल इज अ कलरलेस लिक्विड हैविंग अ प्लीजेंट स्मेल, ठीक, प्लीजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। जब आपके जीभ पे जाएगा तो कुछ जैसे जलन की तरीके से होगी, ठीक, ये होता है, ठीक। अब आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम आगे बात करते हैं एथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ये था इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक। तो चलिए हम देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पे एथेनॉल की हम केमिकल प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ एथेनॉल। यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे हम देखने वाले हैं एथेनॉल का रिएक्शन। लेकिन किससे रिएक्शन होगा, बात इस पे आती है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक चीज लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शन विथ मेटल। आज हम एथेनॉल को मेटल से रिएक्ट कराने वाले हैं और देखेंगे कि क्या फॉर्म होता है जब हम किसी अल्कोहल को, किसी एथेनॉल को हम किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या फॉर्म होगा। और देखिए मेटल तो हमारे गोल्ड भी हैं, सिल्वर भी हैं। अगर आप अभी सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अभी हम चलते हैं मार्केट से थोड़ा सा एथेनॉल लेके आएंगे और उसमें मेटल डालेंगे, मेटल कोई भी होगा, सिल्वर हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। तो नहीं, ये रिएक्शन नहीं करेंगे। ये रिएक्शन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये इतने रिएक्टिव नहीं होते हैं कि ये रिएक्शन कर सके। तो हम चलते हैं कुछ रिएक्टिव मेटल को लेते हैं और यहां पे रिएक्शन करके दिखाते हैं कि कैसे रिएक्शन होगा किसी मेटल के साथ एथेनॉल का, ठीक। तो हम एथेनॉल को सबसे पहले यहां पे ले लेते हैं। एथेनॉल अगर हम ले तो यहां पे क्या होगा, C2H5OH, क्या होगा, C2H5OH हो गया। और यहां पे अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल में देखिए सबसे रिएक्टिव सोडियम एंड पोटेशियम होता है। क्या होता है, सोडियम एंड पोटेशियम होता है, सबसे रिएक्टिव मेटल वही है, ठीक। तो हम बारी बारी से दोनों को रिएक्शन करवाएं, दोनों का रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सोडियम, क्या ले लेते हैं, सोडियम। अब देखिए हमने सोडियम ले लिया, ठीक। अब यहां पे क्या होगा, ठीक, यहां पे कैसे रिएक्शन होगी, यहां पे ये बात करते हैं। अब देखिए यहां पे क्या होगा, C2H5OH यहां पे है और यहां पे क्या होगा, देखिए यहां पे Na हमेशा प्लस फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, प्लस। क्या फॉर्म करता है, प्लस फॉर्म करता है। तो यहां पे क्या होगा, और C2H5O हमेशा देखिए, हमेशा O बहुत बदतमीज है, इसलिए है क्योंकि वो O हमेशा चोरी करता है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, ठीक, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को हमेशा ले लेता है। तो ये बेचारे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इस पे आ जाएगा निगेटिव, और हाइड्रोजन जो होगा वो पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे ऐसे था, ठीक, ये हो गया O निगेटिव, C2H5O निगेटिव हो गया और यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव हो गया। ये दोनों निगेटिव, अब आप जानते ही हैं अच्छे से कि कहीं पर अगर निगेटिव पॉजिटिव आते हैं तो वो आपस में अट्रैक्शन होता है, आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, C2H5O यहाँ पे लिख दिया जाएगा, C2H5O, और यहाँ पे हो जाएगा Na जो यहाँ पे है, Na इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक, Na इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। लिबरेट होने का मतलब निकल जाएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे अगर इसके नाम की बात हम देख लें तो यहाँ पे ये सोडियम था, ये है एथेनॉल, यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये है एथेनॉल। क्या है,
एथेनॉल यहाँ पे है, ये है सोडियम मेटल, क्या है, सोडियम मेटल। और यहां पे अगर इसकी बात करें हम तो इसे सोडियम क्या कहते हैं, सोडियम एथॉक्साइड, क्या कहते हैं, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक, अब सोडियम एथॉक्साइड क्या है, ये होता है डेरिवेटिव ऑफ इथर होता है। अभी इथर देखिए, इथर क्या है, इथर एक फंक्शनल ग्रुप है, अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपकी क्लास 10th में इथर नहीं है। जब आप क्लास 10th पास आउट होंगे, 11th में जाएंगे तो इथर वहां पे आपको अच्छे से बताया जाएगा इथर के बारे में। तो सिर्फ आप इतना जानिए, इसका नाम सोडियम इथॉक्साइड है। ठीक, यहां पे इथॉक्साइड कैसे हुआ, अब इस पे बात थोड़ी सी हम कर लेते हैं। यहां पे देखिए Na को क्या कहा जाता है, Na को हमेशा सोडियम कहा जाता है। हम यहां से प्लस हटा देते हैं, यहां Na को हमेशा सोडियम कहा जाता है। Na अगर कहीं पे दिखा है तो जान लीजिए वो कौन सा मेटल है, वो सोडियम मेटल है। और Na को जब सोडियम कहा जाएगा तो यहां हमने सोडियम को लिख दिया। अब एथॉक्साइड कहां से आया, एथॉक्साइड यहां से आया। यहां कार्बन देखिए कितने हैं, यहां पे कार्बन 2 हैं, तो 2 कार्बन थे, एथ हो गया। ठीक, एथ हो गया, और यहां पे बीच में ऑक्सीजन लगा हुआ है तो ऑक्साइड हो गया। नाम क्या हो गया, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक, इतनी बात आप समझ गए होंगे। और इसका नाम होता है हाइड्रोजन, ये तो आप जान ही रहे होंगे अच्छे से, हाइड्रोजन। ठीक, ये था देखिए हमारा रिएक्शन था मेटल का, किससे, एथेनॉल से। जब मेटल को रिएक्ट किया तो क्या फॉर्म हुआ, सोडियम एथॉक्साइड फॉर्म हुआ। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं एक दूसरा यहाँ पे मेटल रख के, जो है जो वो भी बहुत अच्छा रिएक्टिव मेटल है, जो है पोटेशियम। ठीक, तो हम इसे रब कर देते हैं। ठीक, चलिए हम इसे रब कर देते हैं। अब यहां पे हम क्या लेंगे, यहां पे हम लेंगे पोटेशियम मेटल। कौन सा मेटल लेंगे, पोटेशियम। अब पोटेशियम का अगर पोटेशियम किससे डिनोट किया जाता है, तो पोटेशियम के से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, के से डिनोट किया जाता है। ठीक, अब देखिए अगर पोटेशियम से रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म होगा। ठीक, यहां पे अभी हमने बताया कि देखिए जितने भी मेटल होते हैं वो प्लस चार्ज, वहां पे उनके पास प्लस चार्ज होता है। तो यहां पे अगर पोटेशियम है तो इसके पास भी चार्ज क्या होगा, इसके पास भी चार्ज प्लस ही होगा। ठीक, और यहां पे C2H5O है, OH है, तो यहां पे H बेचारा निकल जाएगा क्योंकि O ने उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है। ठीक, O ने उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है तो O यहां से निकल जाएगा और यहां पे हाइड्रोजन प्लस बच जाएगा, हाइड्रोजन प्लस यहां पे बच जाएगा। अब आप यहां पे अभी सोचेंगे कि हाइड्रोजन प्लस बचा है और सर ने कैसे कह दिया कि यहां पे, सर ने कैसे कह दिया कि यहां पे H2 गैस रिलीज होगी। H2 कहां से आया, अब देखिए एक बात यहां पे ध्यान से समझिएगा, यहां जब ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, यहां पे C2H5O और यहां पे K आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम एथॉक्साइड। अभी पीछे हमने बात किया था सोडियम एथॉक्साइड, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम एथॉक्साइड। अब देखिए आप सोच रहे होंगे यहां पे हाइड्रोजन एक ही निकला, यहां से H2 कहां आ गया। ठीक, ये आप सोच रहे होंगे। तो यहां पे देखिए, यहां पे एक हाइड्रोजन निकला, क्या एथेनॉल एक ही मोल रहा होगा, नहीं। एथेनॉल के क्या एक ही मॉलिक्यूल रहे होंगे, नहीं। एथेनॉल के बहुत सारे मॉलिक्यूल रहे होंगे। एक जगह से जब एक हाइड्रोजन निकला तो दूसरी जगह से जब दूसरा इसका मॉलिक्यूल रिएक्ट किया होगा पोटेशियम के साथ तो दूसरा मॉलिक्यूल निकला, और जब जैसे ही दूसरा मॉलिक्यूल निकला तो जो हाइड्रोजन अभी बैठा था वो जब दूसरे हाइड्रोजन को पा गए तो दोनों मिलके गैस बन के निकल गए। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब इसके नाम की हम अगर बात कर लें तो यहां पे एथेनॉल तो ये है ही। अब यहां पे ये क्या है, ये है पोटेशियम। पोटेशियम क्या है, ये है पोटेशियम। ठीक, ये पोटेशियम है और इसकी अगर इसका हम बात करें तो ये क्या होता है, ये है पोटेशियम इथॉक्साइड। क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम एथॉक्साइड, एथॉक्साइड।
अब देखिए आप बात कर रहे होंगे पोटेशियम एथॉक्साइड कहां से आया, तो पोटेशियम एथॉक्साइड यहां से आया कि यहां देखिए के को हम डिनोट, पोटेशियम को हम डिनोट करते हैं के से, तो यहां जब के है तो यहां पे पोटेशियम आ गया, और एथॉक्साइड कहां से आया, यहां पे कार्बन 2 है और 2 कार्बन से मेथ एथ होता है, तो यहां पे एथ हो गया और ऑक्सीजन बीच में लगा हुआ है तो एथॉक्साइड हो गया। ठीक, अब यहां पे देखिए हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो चलिए हम इसके आगे अब फिर और देख लेते हैं कि ये किससे किससे रिएक्शन और कर सकता है हमारा एथेनॉल। तो चलिए हम देखिए दूसरे रिएक्शन की बात कर लेते हैं। यहां पे देखिए दूसरा रिएक्शन हम देखेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल। क्या देखेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल। अब देखिए डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, हम इस पे बात कर लेते हैं कि डिहाइड्रेशन का मतलब होता क्या है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि कहीं से पानी को निकाल देना। जब देखिए अभी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है, तो हमारे शरीर में पानी की कमी होने का क्या मतलब है कि डिहाइड्रेशन हो जाता है। तब हम क्या करते हैं, हम ग्लूकोज पीते हैं, उससे हम हाइड्रेट होते हैं, हमें अपने शरीर की पानी की कमी को पूरा करते हैं ग्लूकोज से, ORS के घोल से। ये सब सारी चीजें जब हम पीते हैं तो उससे हमारे शरीर में पानी बरकरार हो जाता है और हम हाइड्रेटेड हो जाते हैं। तो यहां पे डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल में हम क्या करेंगे, एथेनॉल को हम डिहाइड्रेट कर देंगे, उसमें से पानी को निकाल देंगे, तो क्या बचेगा हम वो देख लेते हैं। किसके साथ, रिएक्शन के साथ। तो चलते हैं हम अपने इस रिएक्शन पर। आपका एक ही काम है कि आप वीडियो के साथ बने रहिए, और जब आप वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आपको कंफर्म ही समझ में आएगा। तो यहां पे देखिए हम क्या लिखते हैं, हम एथेनॉल को यहां पे लिखते हैं। यहां पे देखिए CH2, यहां पे CH2OH, यहां पे नीचे हम OH लिख देते हैं, OH, और यहां पे एक H कार्बन से लगा देते हैं। यहां पे देखिए यहां पे CH3 CH2OH लगा हुआ है, चाहे इस तरह लिखें चाहे इस तरह लिखें कोई दिक्कत नहीं है। CH3 CH2OH चाहे इस तरह लिखें चाहे इस तरह लिखें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहां पे देखिए ये हो गया। अब हम इसका इस कंपाउंड का जो हमारा एथेनॉल है, इसका रिएक्शन हम किस चीज से कराएंगे कि ये डिहाइड्रेट हो जाए। ठीक, इसका रिएक्शन हमें कराना होगा कंसंट्रेटेड H2SO4 से। कंसंट्रेटेड H2SO4। अब देखिए अगर H2SO4 की बात करें तो H2SO4 क्या है, H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट का क्या मतलब है, एजेंट का मतलब यहां पे ये है कि ये डिहाइड्रेट कराने में मदद करता है। कहीं पर भी अगर डिहाइड्रेट कराना है किसी चीज में से, मतलब कहीं से भी पानी अगर निकालना है आपको किसी कंपाउंड से, तो आप H2SO4 का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पे देखिए हम यहां पे H2SO4 का प्रयोग अगर करें तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हमें H2SO4 नहीं, कंसंट्रेटेड H2SO4 हमें यहां पे लेना है। ठीक, अब यहां पे देखिए अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 हमने एथेनॉल में ले लिया तो क्या होगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH यहां से रिमूव हो जाएंगे, और इधर क्या बन जाएगा, इधर बचेगा क्या, यहां बचेगा CH2 और इधर भी बचेगा CH2, और दोनों के बीच में बॉन्ड हो जाएगा डबल बॉन्ड। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ एथ हो जाएगा। ठीक, एथ हो गया, और डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, इन कहते हैं, तो ये हो जाएगा एथीन, इथीन इसका नाम हो जाएगा। और यहां पे H2O देखिए, यहां पे H, यहां पे 2 H है, यहां पे एक H, यहां पे एक H, और O यहां पे बाहर निकल जाएंगे। ये देखिए पानी यहां पे बाहर निकल गया, और ये हो गया हमारा एथेनॉल जो था वो डिहाइड्रेट हो गया, और डिहाइड्रेट होके बन गया इथीन। क्या बन गया, इथीन बन गया। चलिए, ये बात मुझे आशा है कि आपको समझ में आई होगी, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले रिएक्शन पर।
चलिए अब हम देखिए एक और रिएक्शन की बात कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारा तीसरा रिएक्शन है, रिएक्शन विथ इथेनोइक एसिड। क्या है? रिएक्शन विथ इथेनोइक एसिड। अब देखिए इथेनोइक एसिड क्या होता है? इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम है, क्या है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ठीक। अगर इसके फार्मूले की बात करें हम तो यहां पे हम लिखते हैं, और देखिए जब हम यहाँ पे एथेनॉल का रिएक्शन करवाएंगे इथेनोइक एसिड से तो इसी को फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? यहाँ पे ईस्टर फॉर्म होगा। और कैसे फॉर्म होगा, ईस्टर क्या होता है, ये हम अभी आगे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम बता दें, ठीक, जिससे आपका कंसंट्रेशन यहाँ बना रहे। ईस्टर वो चीज होता है जो आप परफ्यूम में, जो आपके परफ्यूम में महकता है, वही ईस्टर होता है। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि ईस्टर कैसे फॉर्म होगा। तो चलिए हम उसको एक केमिकल रिएक्शन से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हम कोई एथेनॉल ले लेते हैं, कोई मतलब एथेनॉल ही लेंगे, ठीक। एथेनॉल जब हम ले लेते हैं CH3 CH2OH, क्या ले लेते हैं? CH3 CH2OH जब यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक। और एथेनॉल का रिएक्शन करवाएंगे किससे? एथेनोइक एसिड से। पहले हम एथेनोइक एसिड यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हो गया CH3COOH, इसी को एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक। और इसी को हम एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड और इसका IUPAC नेम है एथेनोइक एसिड, ठीक। अब जब इसका रिएक्शन हम एथेनॉल से करवाते हैं, एथेनॉल क्या होगा? C2H5OH। अब आप कह रहे होंगे अभी तो आपने C2H5OH लिखा, इसके पहले आपने लिखा था CH3CH2OH। तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप वो लिखिए चाहे ये लिखिए, कोई डिफरेंस नहीं है, वही है फार्मूला, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है। तो यहां पे देखिए ये क्या हो गया? ये हो गया इथेनोइक एसिड। क्या है? इथेनोइक एसिड, ठीक। और ये क्या है? ये है एथेनॉल। एथेनॉल क्या है? एथेनॉल। अब देखिए दोनों में जब रिएक्शन होगा और किसके प्रेजेंस में होगा, यहां पर भी हम कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे। क्या लेंगे? कंसंट्रेटेड H2SO4 यहां पर भी लेंगे। और ये फॉर्म क्या करेगा? ये फॉर्म करेगा CH3COO। क्या फॉर्म करेगा? CH3COO C2H5, ठीक। और फिर और क्या फॉर्म करेगा? यहां से H2O रिमूव हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि ये कैसे फॉर्म हुआ। यहां पे देखिए जब हम बात करते हैं कि ये कैसे फॉर्म हुआ, तो यहां पे देखिए अगर C2H5OH की बात करें हम, तो C2H5OH हमेशा निगेटिव चार्ज यहां पे लेगा। OH हमेशा कौन सा चार्ज ले गया? निगेटिव। और जब एक चीज निगेटिव हो जाएगा तो उसके बगल वाली चीज हमेशा क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक। यहां पे हाइड्रोजन के पास क्या आएगा? यहां पे हाइड्रोजन पॉजिटिव आएगा और CH3COO निगेटिव आएगा। और यहां पे क्या होगा? आपने अभी मैंने आपको बताया था कि कहीं पर अगर पॉजिटिव और निगेटिव आता है तो दोनों में अट्रैक्शन होता है और दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होके जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे CH3COO यहाँ पे लिख उठा, ये हुआ निगेटिव। और पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ पे C2H5 आया, C2H5 यहाँ पे हो गया। और पानी कैसे निकला? पानी इसलिए निकला क्योंकि यहाँ हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल किया था जो है कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक। और पानी कहां से निकला? यहां था H+, यहां था OH- और H+OH- H2O फॉर्म हुआ और पानी बाहर निकल गया। ये हमारा बचा एथिल एथेनोएट, ठीक। एथेने, ठीक। क्या है? एथिल एथेनोएट, ठीक। ये क्या है? एथिल एथेनोएट, ठीक। अब देखिए ये क्या फॉर्म हुआ? ये ईस्टर का यहाँ पे O8 क्या होता है? O8 देखिए इस जैसे अभी कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पे होता है ओइक एसिड होता है। अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें, फंक्शनल ग्रुप में ओइक एसिड यूज किया जाता है। उसी तरीके से ईस्टर भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ये आप आगे पढ़ेंगे। इसके अगर हम IUPAC में इसको हम क्या कहेंगे? इसको IUPAC में हम O8 कहते हैं, इसीलिए इसका नाम हो गया एथिल एथेनोएट। अब देखिए एथिल एथेनोएट कैसे हुआ ये हम देख लेते हैं, ठीक। यहां पे देखिए एथिल देखिए मेथ एथ
क्या हो गया, एथिल, एथिल और एथेनोएट। यहां पे ये देखिए COO यहां पे क्या होता है, यहां पे ईस्टर का, यहां पे ये ईस्टर का यहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए O8 हो गया। और यहां पे एक कार्बन, यहां पे एक कार्बन, एक कार्बन यहां पे, एक कार्बन यहां पे, तो मेथ 8 हो गया, एथेनोएट हो गया। ठीक, ये यहां पे हम इसलिए नहीं अच्छे से समझा रहे हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। सिर्फ आप इतना जानिए कि इसका नाम है एथिल एथेनोएट और ये ईस्टर का है। ईस्टर का फॉर्मेशन यहां पे हो गया। और कैसे हो गया, ये जब हमने इथेनोइक एसिड को एथेनॉल से रिएक्ट किया और कंसंट्रेटेड H2SO की प्रेजेंस में, तो ये फॉर्म हुआ, यही है ईस्टर। और इसी प्रोसेस को हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन, इसी प्रोसेस को कहते हैं। व्हेन वी रिएक्ट एथेनोइक एसिड विद एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 then form CH3COO means एथिल एथेनोएट प्लस H2O। ठीक, ये था हमारा, ये है प्रोसेस ऑफ एस्टरिफिकेशन। और ये है ईस्टर जब यहाँ पे फॉर्म हुआ, यही ईस्टर हमारे जो परफ्यूम आते हैं, जो हम बॉडी स्प्रे आते हैं, जो रूम स्प्रे आते हैं, उसमें इस्तेमाल होते हैं, जो एक प्लीजेंट और अच्छी स्वीट स्मेल देते हैं। क्या देते हैं, अच्छी स्मेल जो देते हैं, इसका क्या स्मेल होगा, स्वीट स्मेल होगा। क्या होगा, अब यहाँ पे मीठी स्मेल, मतलब मीठी स्मेल, स्वीट का मतलब मीठा तो होता ही है, लेकिन मीठी स्मेल का मतलब उसमें आपको मीठा नहीं लगेगा मुंह में, लेकिन एक तरीके से अच्छी खुशबू देगा। ठीक, स्वीट स्मेल क्या होगा, स्मेल, स्मेल देगा। तो देखिए दोस्तों, ये था आज का हमारा कमाल का वीडियो। और इसके अगले वीडियो में हम बात करने वाले, यहाँ पे हमने एथेनॉल के बारे में बात किया होता है, एथेनॉल की सारी प्रॉपर्टी के बारे में बात किया होता। अब आगे हम बात करेंगे एथेनोइक एसिड के बारे में, उसकी सारी प्रॉपर्टी के बारे में। तो तब तक के लिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, आप वीडियो को मस्ती से देखिए और पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।